जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, फटाफट जल्दी से जुड़िए दोस्तों। आज का सेट जो है स्टार्ट करेंगे हम लोग एक बहुत ही सुंदर लाइन से। तो यहाँ पर एक मोटिवेशनल कोट है दोस्तों कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने किसी और से नहीं, खुद से ये वादा किया है। तो मेरे दोस्तों, आप लोग भी अपने आप से वादा करिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम जिस मंजिल पर कदम रख चुके हैं, जब तक वह मंजिल मिलेगी नहीं तब तक हम अपने कदम को पीछे नहीं हटाएंगे। और इसी जोश के साथ पढ़ाई करते रहेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो कि कल हमने आपको दिया था होमवर्क में, तो वो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। कल का सवाल है दोस्तों, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके भाई बहन दोस्त एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक पहुंचाइएगा। देखिए, इस सवाल में कहा गया था दोस्तों, इस सवाल में कहा गया था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 204 रुपये है। यदि हानि 24% है तो विक्रय मूल्य कितना है। देखिए, सारा खेल इस प्रतिशत का है दोस्तों, तो इस प्रतिशत को ही यहाँ पर आपको भिन्न के रूप में चेंज करना है। 24% का मतलब क्या होता है, तो देखिए, जो लोग नहीं जानते हैं तो कैसे निकालते हैं इस बात को समझिए। 24% है, परसेंट हटाते हैं तो 100 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, 100 से यहाँ पर भाग लगा देंगे। इसको काटिएगा तो 4 से काटिए, 4 छक 24, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 छक 24 और 25 चौका 100। तो अगर यहाँ पर सीपी की बात करें यानी क्रय मूल्य की बात करें, 25 अनुपात है। अगर क्रय मूल्य यहाँ पर 25 अनुपात है तो हानि कितने का हो रहा है, यहाँ पर हानि कितने का हो रहा है, तो हानि दोस्तों यानी लॉस जो है वो हो रहा है 6 का। ठीक है, 6 का हो रहा है। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ईएसपी क्या हो जाएगा, बोलिए ईएसपी क्या होगा। क्रय मूल्य 25 अनुपात है जिसमें 6 अनुपात का हानि पर बेचा गया है। इसका मतलब उसको बेचा कितने में गया है, तो 19 6 25 होता है, यानी 19 अनुपात में। ठीक है, ये आपका ईएसपी निकल गया, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य निकल गया। क्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य ये है, इनके बीच का अंतर कितना है, बीच का अंतर 6 है। बीच का अंतर क्या है, 6 है। तो 6 अनुपात का मान दिया गया है यहाँ पर 204 रुपये। 6 अनुपात का मान क्या है, तो 204 रुपये है। तो आपसे पूछा है विक्रय मूल्य बताइए, यानी 19 अनुपात का मान पूछा है। तो 19 अनुपात का मान निकालना है, 6 से काटेंगे यहाँ पर, 6 त्रिक 18, 2 बचेगा, हो जाएगा 24, 6 चौको 24, यानी 34 हो जाएगा यहाँ पर एक अनुपात का मान। एक अनुपात का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, तो एक अनुपात का मान सर यहाँ पर 34 हो जाएगा। आपको 19 अनुपात का मान निकालना है, 19 से यहाँ पर कर दीजिए गुना। 19 चौक 76, 19 चौक 76 के 6 हासिल का 7, 19 तिया 57 और 57 और 7 क्या हो जाएगा बताइए भाई। इसमें 57 में 7 जोड़िए, 7 7 14 यानी 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64, यानी 646 इसका विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा सर, तो 646 रुपये विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो चौथा विकल्प इसका सही था। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस सवाल को लगाया है, आपका भी आंसर इतना ही आया होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग दोस्तों कमेंट में इसका आंसर नहीं बताते हैं। और एक बात और है दोस्तों, अगर आप जिस भी प्रश्न का आंसर बता रहे हैं, आप लोग उस प्रश्न का संख्या नंबर लिखिए, किस क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हैं।
ठीक है। और जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, तो क्वेश्चन का नंबर लिखिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है। बात समझ पाए साथियों। चलिए सर, अब यहाँ से आज के सेट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से शुरू होता है। अब चलिए, इसका आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा कमेंट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए सर, इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए क्या होगा। अब इसमें कहा गया कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस लौट आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना है। टोटल समय बताना है, जाने और आने में जो समय लगा है वह आपको बताना है। तो देखिए, समय निकालेंगे तो क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी तो सर वही है 105 किलोमीटर, दूरी तो वही 105 किलोमीटर ही है, 105 किलोमीटर दूरी है। ठीक है। अब 105 किलोमीटर की दूरी है, एक बार धारा के साथ चलेगा, एक बार धारा के विपरीत चलेगा। तो जब अगर धारा के साथ चला जाएगा तो उस समय जो सापेक्ष चाल होता है जुट जाता है। तो यहाँ पर 9 और प्लस का 15 करेंगे तो 9 1 10 यानी 10.5 हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा इसका सापेक्ष चाल, जब धारा के साथ चलेंगे तब। ठीक है, ये सापेक्ष चाल हो जाएगा। तो इतना समय यहाँ पर लगा प्लस। अब यही बात यहाँ से है कि 105 किलोमीटर की दूरी ही वापस हम लौटते हैं तो धारा के विपरीत चलेंगे। अब हम जब धारा के विपरीत चलेंगे तो चाल घट जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। ठीक है, 7.5 हो जाएगा। 9 में से 1.5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7.5 बचेगा। ठीक है। अब देखिए, अब इसको दशमलव हटाएंगे, यहाँ से ऊपर 1 0 बढ़ा देंगे, दशमलव हटाएंगे यहाँ से ऊपर 1 0 बढ़ा देंगे। ठीक है। अब गौर से समझिएगा, यहाँ पर 105 कटेगा 10 बार में। ठीक है, यहाँ पर खत्म हो गया। 10 यहाँ से आ गया समय, 10 घंटे का समय यहाँ आया। यहाँ पर काटिए, 15 5 75, 15 7 105, 70 बार में गया। 5 से काटेंगे तो 14 5 70, 14 बार में इधर कट गया। ठीक है। तो टोटल कितना समय आ गया भाई, 10 घंटा का समय यहाँ, 14 घंटे का समय यहाँ, 10 + 14 यानी 24 घंटे। कितने घंटे सर, 24 घंटे का यहाँ पर टोटल समय लगा है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है, दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पर बताइए। अगर कोई भी डाउट अगर आपको है सर तो आप लोग तुरंत कमेंट करिए। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर ये सवाल है दोस्तों आपके सामने, प्रश्न नंबर 2। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए सर, क्या होगा इसका सही उत्तर। पढ़िए सवाल को। इसमें कहा जा रहा है कि एक फुटकर विक्रेता ने 1280 रुपये में कुछ सामान खरीदा और उसने 1/3 भाग को 15% की हानि पर बेच दिया। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा जाना चाहिए जिससे पूरे लेन देन पर 15% का लाभ हो सके, 15% का उसको लाभ हो सके। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ से 1280 रुपये पर, यहाँ पर 1280 रुपये पर इसका 1/3 जब निकालेंगे तो क्या आएगा, तो इसका 1/3 निकालेंगे तो कितना जाएगा। देखिए, 3 चौको 12, 3 दूना 6 और बचेगा 2, 3 छक 18। तो यहाँ पर लगभग जानते हैं 426.33 कुछ ऐसे लगभग है, 426 में आएगा इसका अंदर उत्तर। तो 1280 का 1/3 जब निकालेंगे तो 426 कुछ आएगा, तो लगभग में आ रहा है।
तो लगभग में आ रहा है तो हमें लगभग में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर वह आएगा वो प्रॉपरली तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा लगभग में आएगा, ठीक है भाई। तो देखिए अब 426 रुपये 426 रुपये वाले सामान को ये 15% हानि पर बेचा जा रहा है। तो इसका जब आप निकालिएगा, इसका जब निकालेंगे आप, इसका जब 15% निकालेंगे तो लगभग में जानते हैं क्या आएगा सर इसका, तो लगभग में 64 आएगा। 64 का यहाँ पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि लगभग यहाँ पर बोला गया 15% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो यहाँ से 64 रुपये, लगभग में 64 रुपये का नुकसान हो रहा है। अब शेष राशि कितनी बच गई, शेष राशि जो है वह कितनी बच गई बताइए। अब भाई 1280 है, इसमें से 426 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा। यहाँ से 10 में से 6 गया तो बचेगा 4, 7 में से 2 गया तो बचेगा 5, और यहाँ से 8, तो यहाँ पर आएगा 853 आएगा। ये 54 नहीं आएगा क्योंकि हमने पूरा पूरा घटा दिया है, तो लगभग में यहाँ पर 853 आएगा, 54 हमने लिया है। अब इस पर 15% का शेष को बोला गया, शेष को कितने परसेंट की, अच्छा ठीक है, शेष को बोला गया है, शेष यहाँ पर शेष की बात की है, शेष को बोला गया कि 15% शेष को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे सौदे पर, अच्छा पूरे लेन देन पर 15% का यहाँ पर लाभ होना चाहिए पूरे लेन देन पर। तो यहाँ से आप निकाल दीजिए पूरा लेन देन पे, यानी 1280 रुपये पर अगर हम निकालते हैं 15% का लाभ हो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको जब हल करेंगे तो 192 आ जाएगा। मतलब 192 रुपये यहाँ पर लाभ होना चाहिए पूरे लेन देन पर। भाई पूरे लेन देन पर इतना चाहिए। पहले नुकसान कितना हुआ है 64 का, तो इसमें 64 आप जोड़ दीजिए, 64 जोड़ दीजिए। अब इतना का यहाँ पर लाभ होना चाहिए टोटल कितना पर, शेष पर। तो शेष कितना है 854 है, 854 है गुणे 100। तो जब इसको आप हल करेंगे तो लगभग में दोस्त यहाँ पर 30% आएगा, लगभग 30 आएगा, ठीक है। तो इसका जो प्रॉपरली आंसर तो नहीं आएगा, लगभग 30% ही आएगा, ठीक है भाई। लगभग में 30% ही इसका उत्तर आएगा। आपको क्या करना है 1280 का 1/3 निकालना है, जो कि 426 आएगा। इस पे 15% की हानि यानी 64 रुपये का हानि यहाँ पर हो जाएगा लगभग में, ठीक। पूरे लेन देन पर यहाँ पर क्या हो रहा है, तो पूरे लेन देन पर दोस्तों 100, पूरे लेन देन पर 15% का यहाँ पर लाभ होना चाहिए। तो कितना लाभ होना चाहिए यहाँ पर 192 का लाभ होना चाहिएगा, लेकिन 64% का पहले नुकसान उसको भरपाई करना है। तो 64 इसको जोड़ेंगे और शेष को बेचना, शेष क्या है तो 854 है, तो बट्टे 854 गुणे 100 कर देंगे। तो इसको हल करने पर लगभग 30% ही आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ये टिपिकल सवाल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली आंसर नहीं है इसलिए, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इसको बनाइए। देखिए एक सोफा सेट को 10%, 5% और 2% की क्रमिक 3 छूटों पर विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सोफा सेट का शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि इसका अंकित मूल्य 18,000 रुपये है। अब ये 18,000 रुपये वाला सोफा सेट जो है 3 छूट पर बेचा जा रहा है। 10% तो कितना में बिकेगा 90% पर बिकेगा, 90/100। फिर 5% तो 95% हो जाएगा, यहाँ से 95/100। फिर 2% का छूट तो 98 हो जाएगा, 98/100 हो जाएगा, ठीक। अब 1 2 3 4 जीरो से नीचे के 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, नीचे के 4 जीरो हो जाएंगे दोस्तों कैंसिल, ठीक है। अभी इसको आप काट के छोटा कर सकते हैं, काट के छोटा करेंगे अगर आप देखिएगा, 2 से काटेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 5 10 50 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दहिया में 50 होगा, 5 से काटेंगे तो 19 5 95 होगा, 19 5 95। बात क्लियर है, 19 5 95 होगा दोस्तों। यहाँ तक कोई डाउट अगर हो तो बताइए, यहाँ तक अगर कोई डाउट अगर आपको है तो आप लोग पूछ सकते हैं,
अब यहाँ से गौर से समझेंगे। अभी तो ना तो ऊपर 5 है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ पर 10 तो कटने वाला नहीं है। तो नीचे 10 रहने की वजह से जो इसका आंसर आएगा वह दशमलव में आएगा। अब जो दशमलव में नहीं है तो उसको आप खत्म कर दीजिए। भाई यहाँ पर दशमलव के बाद 0 नहीं, दशमलव के बाद कोई अंक होना चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन तो कट जा रहे हैं, बाकी ये 2 ऑप्शन बचे गए, इनमें से कोई एक सही है। अब कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए डिजिटल सम लगा दीजिए या फिर इकाई का अंक लगा दीजिए। तो 9 9 81 1 हो जाएगा, एक फिर यहाँ पर 9 का गुना 1 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 8 72। तो यहाँ पर इकाई का अंक 2 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 2 के बाद दोस्तों 0 आ सकता है, मतलब यहाँ पर 2, अगर देखिए यहाँ पर 2 के बाद 0 है ना, इसको खत्म कर देंगे तो 2 ही है। भाई कोई भी दशमलव के बाद अगर कोई अंक लिखा गया, जैसे 5 लिखा गया है, तो इसको आधा पढ़ेंगे, इसको भी आधा पढ़ेंगे, इसको भी आधा पढ़ेंगे, 0 से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो इकाई का अंक 2 आएगा, तो इसलिए यही आंसर जो है इसका हो जाएगा। ठीक है, यही इसका सही उत्तर होगा। बाकी ये ऑप्शन बिल्कुल कट जाएगा क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 8 आ रहा है। ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए दोस्तों? देखिए सवाल लगाने की बात नहीं है, सवाल को आप अलग अलग तरीके से सोचिए कि सवाल का उत्तर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। भाई दुनिया दुनिया लगाएगी सवाल, लेकिन आपको दुनिया से अगर अलग चलना है तो कहीं ना कहीं दुनिया से अलग सोचना भी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न ले रहे हैं आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 4। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पहली और दूसरी मिश्र धातु में तांबे और सोने का अनुपात क्रमशः 3:4 और 2:5 है। इसमें 2 प्रकार के मिश्र धातु हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, इसमें क्या क्या है? तो कॉपर है और क्या है दोस्तों? सोना है, Au है। ठीक है, सोना किस अनुपात में? पहले वाले में किस अनुपात में है? तो 3:4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है। दूसरे वाले में 2:5 के अनुपात में है, यहाँ पर 2:5 के अनुपात में है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि पहली मिश्र धातु का 14 किलोग्राम, पहले मिश्र धातु में कितने हैं? टोटल 14 किलोग्राम है। तो 3 + 4 यानी 7 अनुपात का मान क्या दे रखा है? 14। तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? तो 7 दूनी 14, 2 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 2 है तो 3 अनुपात का मान 6 हो जाएगा, यहाँ से बोलिए 6 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 अनुपात का मान 8 हो जाएगा। अब इस वाले लाइन पर आइए, दूसरी मिश्र धातु के 21 किलोग्राम के साथ मिलाया जाता है। दूसरी जो मिश्र धातु है ये वाला, ये टोटल 21 किलोग्राम है। तो 5 + 2 यानी 7, 7 का मान क्या है? 21 है। तो 1 का मान क्या हो जाएगा? तो 1 का मान 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 का मान 3 तो 2 का मान 6 हो जाएगा, यहाँ से 5 का मान 6, 5 या 15 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 15। ठीक, अब इसको मिला देंगे, जब मिला देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 6 + 6 12, 15 8 23। तो 12 संबंधित 23 के अनुपात यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है भाई, चलिए सर अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न लेते हैं आपकी स्क्रीन पर और इसका उत्तर बताएंगे आप लोग क्या होगा। इस प्रश्न का आप सभी लोग उत्तर बताएंगे क्या होगा। इसमें कहा गया कि P किसी कार्य को 200 दिन में कर सकता है। एक यहाँ पर P है, ये P जो है एक किसी कार्य को 200 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ये किसी कार्य को करने के लिए 200 दिन का समय लेता है। ठीक, Q और R सामान्य कार्य को 100 दिनों में कर सकते हैं। Q और R ये दोनों लोग जब मिलके काम करते हैं तो किसी कार्य को उसी कार्य को वह 100 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल काम निकाला जाएगा, तीनों का लघुत्तम होगा जो वही टोटल कार्य हो जाएगा। तो 200 इसका टोटल कार्य हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना होगा? 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे क्या कहा गया?
पी क्यू आर ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया और उन्होंने 40 दिन तक साथ कार्य किया। अच्छा, 40 दिन तक साथ कार्य किया है, 40 दिन तक। अब तीनों लोग जब मिलकर काम किए हैं, 2 + 1 3 की क्षमता से काम किए हैं, तो 4 3 12, यानी 120 काम इन्होंने साथ मिलकर काम कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद क्यू ने कार्य करना छोड़ दिया। ठीक, अब क्यू कार्य करना छोड़ देता है और पी तथा आर ने मिलकर शेष कार्य को 40 दिन में किया। तो शेष कार्य कितने बचे हैं? तो इसमें से आप 120 घटा देंगे तो 80 कार्य अभी भी क्या बचे हैं? शेष बचे हैं। 80 कार्य अभी भी क्या है? तो 80 कार्य शेष बचे हैं। अब क्यू जब साथ छोड़ देता है तो इस 80 कार्य को कौन मिलके करते हैं? कौन? क्यू ने पी और आर, पी और आर ये मिलके करते हैं 40 दिन में। ठीक है, 40 दिन में। तो 40 से कम 40 दूना 80। तो पी और आर की क्षमता क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अच्छा, पी की क्षमता अगर 1 है तो आर, पी और आर की क्षमता 2 है, तो इसका मतलब आर की क्षमता क्या रही होगी सर? 1 रही होगी। तभी ना 1 और 1 मिलके 2 होंगे। अगर आर की क्षमता 1 है तो क्यू और आर की क्षमता क्या है? 2 है, तो क्यू की भी क्षमता क्या रही होगी? 1 रही होगी। तभी 1 और 1 मिलके 2 होंगे। आपसे यहाँ पर लास्ट में पूछा गया है, ज्ञात कीजिए कि क्यू अकेले कुल कार्य कितने दिनों में कर सकता है। भैया टोटल कार्य क्या है? तो 200 कार्य हैं। टोटल कार्य क्या है? 200 कार्य है सर। और क्यू अगर अकेले करेगा सर तो 1 की क्षमता से करेगा, तो 1 की क्षमता से करेगा तो 200 दिन यहाँ पर लेगा। 200 दिन में क्यू अकेले कार्य को समाप्त कर देगा। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा सर। बताइए कोई दिक्कत यहाँ पर? अभी तक कोई दिक्कत है तो बताइए सर। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया है। तो आप लोग दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आप लोगों ने लाइक भी नहीं किया है सर, तो लाइक कर दीजिए भैया। लाइक में करने में क्या जाता दोस्त, बोलिए। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, इस सवाल को बनाइए। इसमें कहा गया कि यदि एक दुकानदार 10% की छूट देता है तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। उन्हीं शर्तों के अंतर्गत यदि वह 25% छूट प्रदान करता है तो उससे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि प्राप्त होगी। देखिए, यहाँ पर निकालेंगे हम एमपी और एसपी और सीपी का रेशियो। एमपी एसपी सीपी का 10% छूट का मतलब 10% का मतलब 1/10 होता है। यानी अंकित मूल्य अगर 10 था, अगर अंकित मूल्य 10 है तो 1 का छूट मतलब बिका कितने में? 9 में। ठीक, तो 10% का लाभ, यानी लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। 10% का मतलब 1/10। अगर क्रय मूल्य 10 है तो 1 का लाभ हुआ है तो बिका कितने में सर? 11 में बिका है। ठीक, बस यही करना है आपको। यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो क्या होगा भैया? 11 दहियम 110 यहाँ पर हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा। ठीक, और 9 दहिया में 90 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया कि यदि वह 25% छूट प्रदान करता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। अगर इस अंकित मूल्य पर, किस पर? इस 110 पर छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। इस पे 25% का छूट देता है तो कितना में बेचेगा वह? 75% पर। 75% पर बेचेगा। तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट ही जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 5 7 12 के 2 हासिल का 1 7 और 1 8 हो जाएगा। 0.1 का स्थान पर लगा देंगे यहाँ पर। ठीक, यानी 82.5 में बिका है तो कितने का यहाँ पर लाभ हुआ कि हानि? अब 90 का सामान है दोस्तों, 82.5 में बिका है तो हानि होगा, लाभ का कोई स्कोप नहीं है। तो लाभ वाले दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। कितने का हानि हो गया? आप 90 में से 82 घटाना है, आप 83 घटा दीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पर? 83 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 7। 83 और 7 90 हो जाएगा। हमने 5.5 ज़्यादा घटा दिया है, 5 यहाँ पर वापस से जोड़ देंगे। ठीक, तो इतने का हानि हुआ है। किस पर हानि होता है दोस्तों? तो हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, बटे 90 हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे। ठीक,
अब यहाँ से देखिए 0 से ये 0 कैंसिल और इस 0 से दशमलव कैंसिल, ठीक है। इसको काटेंगे अगर 3 से, 3 3 का 9, 3 से काटेंगे तो 25 3 75, 25 बार में कैंसिल, 3 8 24, यानी दशमलव में आएगा 8.33 इसका उत्तर होगा, 8.33, ठीक है। चौथा विकल्प 8.33 इस प्रश्न का राइट आंसर है, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा। इसमें बोला गया है कि सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, 1.75 मीटर और 12 मीटर 20 सेंटीमीटर की लंबाई को सटीकता से मापने के लिए किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, तीनों का मौसा निकालना है। तो मौसा कैसे निकालेंगे, सबको आप सेंटीमीटर में बदल देंगे। 8 मीटर 75 सेंटीमीटर है तो ये 875 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 175 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा, 175 सेंटीमीटर, ठीक। और 1220 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा, 1220। अब मौसा क्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या तो 20 है, 20 से तीनों कटेगा, नहीं कटेगा। उसके बाद उससे छोटी 15 है, 15 से कटेगा सभी, तो 5 से तो सभी कटेंगे, लेकिन 3 से नहीं कटेगा, 3 से यही नहीं कटेगा, 1220, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 10 से तो नहीं कटेगा, 5 से दोस्तों तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, तो 5 ही इसका मौसा होगा, 5 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं और आसानी से उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस से दोस्तों क्या होता है ना कि आपको किस लेवल पर सोचना चाहिए, कैसे आपको जल्दी से जल्दी उत्तर निकालना है, आपको आंसर तक कैसे पहुंचना है जल्दी से जल्दी, यही सब सीखने को मिलता है, ठीक है दोस्त। चलिए जितना शॉर्टकट तरीका होगा दोस्तों सब मैं बताऊंगा, जो जो अप्रोच होंगे आंसर निकालने के सभी अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। बस आपको लास्ट तक बने रहना है और सपोर्ट करना है दोस्तों। चलिए इसका उत्तर क्या होगा देखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा तो गौर से समझेंगे। यहाँ पर दोस्तों गौर से समझिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सोहन ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से धन उधार लिया। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा था और उसने इसे 3 समान किस्तों में चुकाया। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना था। यदि प्रत्येक किस्त 1250 रुपये की थी तो सोहन द्वारा उधार लिया गया धन कितना था। निकटतम पूर्णांक मान आपको बताना है। इसका मतलब ये दशमलव में आएगा लेकिन पूर्णांक पर ही आपको काम करने हैं। अब ध्यान से समझिए, किस्त वाले प्रश्न दोस्तों बहुत से विद्यार्थियों के नाक में दम कर देता है, लेकिन आज के बाद आप लोग आसानी से बना पाइएगा सर। बस एक बार आपको देखना है और समझने की बात है, ठीक है। अब यहाँ पर सारा खेल यहाँ पर परसेंटेज से है, तो इसको आप भिन्न में बदलेंगे तो 20% का मतलब 1/5 होता है सर। क्या होता है 1/5। आपको क्या करना है, यहाँ पर मूलधन और यहाँ पर किस्त का अनुपात निकालना है। मूलधन और किस्त का अनुपात निकाल देना है। तो अगर मूलधन 5 था तो किस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 6। भाई 1/5 होता है, 20% का मान 1/5 होता है, तो 5 से 6 यहाँ पर हो रहा है। अब 3 बार की बात है क्योंकि बोला गया है कि 3 समान किस्त में चुकाता है, तो 3 साल की बात है। तो इसका एक बार क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर कर देंगे, 6 × 6 = 36 हो जाएगा। फिर एक बार क्यूब कर देंगे तो ये 125 हो जाएगा और ये 216 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, 3 साल था, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। पहले साल के लिए 1 घात, दूसरे साल के लिए 2 घात, तीसरे साल के लिए 3 घात कर दिए हैं। बस यही किया इसमें किया गया है।
अब यहाँ पर किस्त जो है समान है, प्रत्येक किस्त प्रत्येक जो है यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाता है। प्रत्येक किस्त 1250 रुपये की थी, मतलब हर एक किस्त क्या है, समान है। 1250 का मतलब क्या है, समान है किस्त। तो इसको आप समान बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसमें 6 से गुना कर देंगे, तो यहाँ भी 6 से गुना कर देंगे। इसको आप 216 से गुना माफ़ कीजिएगा 36 से गुना कर देंगे यहाँ पर 216 बनाने के लिए। तो आपको यहाँ भी 36 से गुना करना होगा। बस कर दिए भाई। अब हर एक किस्त आप देख पा रहे हैं 216 216 216 हो गया। ठीक, मूलधन क्या हो जाएगा, तो 5 छक्के 30 की 0 हासिल का 3, 5 या 15, 1 15 3 18, 180 यहाँ से हो गया। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12 3 15, 150 यहाँ से हो गया। तो टोटल मूलधन कितना हो गया, तो इसको जोड़ देंगे सभी लोग, सभी को। 5 यहाँ से और 8 2 10 5 15 के 5 हासिल का 1 1 2 3 1 4, तो 455 यहाँ पर आ गया। ठीक है भाई। अब यहाँ से दिया गया है क्या चीज़, 216 का मान दिया गया है। 216 का मान कितना दे रखा है, तो 1250 रुपये दिया गया है 216 अनुपात का मान। आपको निकालना है 455 का मान, 455 का मान आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 1250 बटे 216 गुना में 455, 455। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ध्यान से ये समझिए, यहाँ पर हमें पूर्णांक में बताना है, लगभग में मान आपको लेना है। तो गौर से समझिएगा, अगर यहाँ पर 12 का गुना 4 में करते हैं, 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 चौक 48। ठीक है, और नीचे 216 है, बस आप क्या करिए 2 से भाग करिए। तो अगर 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो शुरुआत तो 2 से होगा। शुरुआत किससे होगा दोस्तों, 2 से होगा। तो शुरुआत जो 2 से होगा वही इसका आंसर हो सकता है, बाकी 4 से शुरू होने वाले आंसर नहीं होंगे। देखिए दोस्तों, आंसर तक कैसे पहुंचना ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। अब आइए यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर आप ये 1200 है, ये 400 है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर गुणा भाग करते हैं, ठीक है, गुणा भाग करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, ये 50 और 55 का गुणा करेंगे और 16 से भाग करेंगे दोस्तों। 50 और 55 का, मान लीजिए 50 और 50 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 पच्चे 25, 250 होगा, 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। अगर आप इसमें भाग करते हैं 2 से, मतलब 16 से, माफ़ कीजिएगा 16 से, तो देखिए यहाँ पर लगभग में मान आपको बताना है, तो ये 4 नहीं आएगा, यहाँ पर 4 नहीं आएगा, 4 यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि 4 तो बहुत छोटा हो जाएगा भाई। 50 और 55 अभी बचा हुआ है ऊपर, 50 और 55 बचा हुआ है ऊपर, तो 50 55 का भी गुना करेंगे और 16 से भाग करना, नीचे 16 हमने छोड़ा है ना यहाँ पर, तो 16 से भाग करेंगे तो कहीं ना कहीं उत्तर ज़्यादा आएगा, कम वाला नहीं आएगा। तो ये 4 नहीं आ सकता है, 6 आ सकता है दोस्तों, 6। तो 2 के बाद 6 आएगा, इसीलिए पहला ऑप्शन इसका सही होगा। पहला ऑप्शन दोस्तों इसका सही होगा। बात क्लियर है, बोलिए सर, क्या आपको हमारी बात समझ में आया है? ये तो कन्फर्म है कि शुरुआत 2 से होगा, 4 से शुरू होने वाले ऑप्शन कट जाएंगे। अब बात आता है कि यहाँ पर 2 के बाद 6 आएगा कि 2 के बाद 4 आएगा। ठीक, अब यहाँ से आप खुद देख लीजिए सर, ये 50 है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर ये 1250 है, ये 455 है। अगर 216 से भाग कर रहे हैं, हमने नीचे 16 छोड़ा है, ऊपर 50 50 छोड़ा है दोस्तों, तो ऊपर तो गुणा करेंगे ज़्यादा आएगा, 16 से भाग करना है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा आएगा, 4 से ज़्यादा आएगा तो 6 आएगा। ठीक है, तो एज वाला ऑप्शन जो है कट जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही होगा।
तो थोड़ा सा इस प्रकार से आप दिमाग लगा सकते हैं। बाकी गुणा तो दुनिया करवे करेगी दोस्तों, उसी लाइन पर आपको लगना है तो बिल्कुल आप गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा तो मेन टारगेट यही है कि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट सिखा दें ताकि आप आसानी से पेपर में सवाल को बना पाएँ दोस्तों। चलिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसको बनाइए दोस्त। इसमें कहा गया है सर, इस प्रश्न में कहा गया है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 80 रुपये है। धनराशि बताइए रुपए में कितना है। तो हमने आपको बता रखा है दोस्तों, अगर 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालना है तो एक बेहतरीन सामने फार्मूला बता दिया है, D बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से अंतर कितना दे रखा है, D का मान यहाँ पर दोस्तों 80 है। D का मान क्या है, 80 है, बराबर मूलधन आपको निकालना है। रेट यहाँ पर दिया गया है दर 4%, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बटे 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा, यानी 10,000 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 16 5 80, 5 बार में कटेगा, 5 का गुना 10,000 में करेंगे तो 50,000 हो जाएगा दोस्तों। 50,000 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन पहला सही होगा। ठीक है, बोलिए सर कोई दिक्कत है यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, इस प्रकार से लगाइए इसको। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। ठीक, यदि इसे 6.4% के लाभ के साथ 450 रुपये में बेचा जाता है तो निकटतम छूट प्रतिशत कितना होगा। निकटतम बताना है, छूट प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्त, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम सीपी की बात करें, क्रय मूल्य की बात किया जाए, तो अगर क्रय मूल्य दोस्तों यहाँ पर 100 है तो इसका एमपी क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस क्या होगा, 25% ज़्यादा यानी 125 हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर कहा गया कि यदि इसे 6.4% के लाभ के साथ बेचा जाता है, यानी इसका एसपी की बात करें, सेलिंग प्राइस की बात किया जाए, तो 100 का सामान है दोस्तों, 100 का सामान है, कितने लाभ पर, 6.4 के लाभ पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब 106.4 में बेचा जा रहा है। तो निकटतम छूट प्रतिशत बताना है। अब देखिए अंकित मूल्य इसका 125, इससे कोई मतलब नहीं है, 450 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब परसेंट निकालना है तो 450 से कोई मतलब नहीं होगा, रुपया से कोई मतलब नहीं है, बस आपको परसेंटेज में खेलना है। तो 125 का सामान 106.4 में बिका है, तो कितने का छूट मिला है। तो 125 में से आप 107 घटा दीजिए दोस्तों, 107 घटा दीजिए, तो 18 8 7 15, 18 7 25 हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 18 हो जाएगा, तो दशमलव का क्या हो जाएगा यहाँ पर, दशमलव का 6 हो जाएगा। देखिए तो दोस्तों आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 18.6 अनुपात का यहाँ पर छूट मिल रहा है। छूट दोस्तों किस पे मिलता है, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, तो अंकित मूल्य यहाँ पर हो जाएगा 125। ठीक है, गुना 100, गुना क्या कर देना है, 100 कर देना है। अब इसको जब आप काटिएगा 25 5 125, 25 चौका 100, 4 बार में कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 4 बार में यहाँ पर कट जाएगा। आप क्या कर, इस 5 को लिख सकते हैं 10/2, इसको लिख सकते हैं 10/2, 10/2 5 को लिख सकते हैं, तो नीचे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 चल जाएगा ऊपर, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, 4 में गुना, 4 दूनी 8 कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, इसको
8 कर देंगे, ठीक है। अब 8 का गुना कर दीजिए, 8 छक 48 के 8 हासिल का 4 हो जाएगा, 8 अठाई 64, 64 4 70 के 0 हासिल का 7 होगा, 8 एकम 8 7 15 हो जाएगा, यहाँ पर 8 7 15। दशमलव एक स्थान पर था ही, 10 से भाग करेंगे, दशमलव एक स्थान और आगे घुसक जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 15.08। तो कितने परसेंट का यहाँ पर छूट दिया गया? लगभग में निकटतम 15% का, लगभग यानी 15% का यहाँ पर छूट दिया गया है दोस्तों। बात क्लियर है? बोलिए सर, समझ में आया है? चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसको लगाइए। आप लोग दोस्तों आंसर भी बताते रहें कमेंट बॉक्स में कि इसका उत्तर क्या आ रहा है, ठीक है भाई। चलिए सर लगाइए इसको और उत्तर बताइए क्या होगा। ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 मत प्राप्त किए और ए को कुल मतों के 8% से हराया। यदि कोई अवैध मत नहीं है तो ए और बी के मतों में कितना अंतर है? ए और बी के मत में कितने का अंतर है, ये पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो बंदे हैं सर, एक है ए और एक है बी, एक है ए और एक है बी। अच्छा, टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट कितने हैं? तो टोटल वोट कितने हैं दोस्तों, बताइए। टोटल वोट जो होते हैं 100% होता है कि नहीं होता है, बता दीजिए एक बार। टोटल वोट कितना होता है? 100% होता है, बात सही है। कितने मतों से हराया है दोस्तों? 8% मतों से हराया है, तो इसमें से 8% घटा दीजिए। देखिए बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहा हूँ इसका उत्तर निकालने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 92%। क्या हो जाएगा? 92 हो जाएगा। बात क्लियर है? अब देखिए, अब इसमें इसको दो बराबर भाग में बांटेंगे, अगर आप इसको दो बराबर भाग में बांटिए तो क्या हो जाएगा? 2 चौको 8, 2 छक्का 12, यानी 46 हो जाएगा। बोलिए, 46 ये भी होगा, 46 ये भी हो जाएगा, ठीक है। अगर 46 ये भी पाया, 46 ये भी पाया, दोनों लोग बराबर पा गए, लेकिन एक ने 8% वोट ज़्यादा पाया होगा। किसने? ए को क्या बोला गया है? ए को कुल मतों के 8% से हराया है बी ने, तो बी ने 8% ज़्यादा मत पाया होगा। तो अगर यहाँ पर यह ए है तो ये बी कहेंगे, हम लोग इसको बी कहेंगे। 8% ज़्यादा यहाँ पर, वापस आप 8 को जोड़ दीजिए, यहाँ पर 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 6 14 यानी 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। आप टोटल इसको 54 और 46 को जोड़ेंगे तो 100 के बराबर भी आ जाएगा। टोटल 100% वोट भी था। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप लोग? तो यहाँ पर बोला गया कि ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 मतों से 200 मतों से ए को 200 मतों से 200 मत प्राप्त किया है, माफ कीजिएगा, 200 मत 16,200 मत प्राप्त किया है। कौन? बी ने। तो बी ने कितना परसेंट मत पाया है सर? 54%। तो 54% का मान ही कितना दिया है? 16,200, 16,200, ठीक, 16,200। तो आपसे पूछा गया है कि ए और बीच के मतों में कितना का अंतर है, तो अंतर कितने का है दोस्तों? यहाँ से आप देख सकते हैं अंतर 8 ही का आएगा, तो 8% का मान आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 16,200 बटे में 54 गुना 8, ठीक, 8 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए किससे कट रहा है, 9 से काटिए, 9 छक्का 54, 9 से काटेंगे, 9 एक कम 9, 9 7 बचेगा, 9 8 72। अभी भी कटेगा यहाँ पर 3 से, 3 दूनी 6, 3 या तो 6 से काट दीजिए, यहाँ पर 6 से काट देंगे, यहाँ पर 6 6 कम 6 और 6 त्रिक 18, तो 8 तो यहाँ 24, 24 और 2 जीरो बचा है, तो हो जाएगा 2400। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2400। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है।
ए और बी के बीच में मतों का अंतर क्या है, तो आप बताएंगे सर 2400 मतों का अंतर यहाँ पर होगा। ठीक है, जो पूछेगा सर आप निकाल पाएंगे आसानी से। अगर पूछ दे कि बताइए टोटल मत कितने पड़े हैं, तो 100% का मान निकाल देंगे। ठीक, ए को कितने मत मिले हैं, तो 46% का मान निकाल देंगे। जो पूछेगा आप आसानी से बना पाइएगा सर। बात क्लियर है? चलिए, समझ में आया है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। इसका उत्तर आप लोग बताइएगा जल्दी से कि क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए, 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70 है। उनमें से 6 संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं, 7वीं संख्या बताइए। तो क्या हो जाएगा, 7 7 49, 490 हो जाएगा दोस्तों इनका योग। 490 इनका योग हो जाएगा। और ये 6 संख्या यहाँ पर दी गई हैं, तो इनका योग क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ दीजिए सबको। तो 9 8 17, 17 17 5 22, 22 2 24, 24 2 26, 26 4 30, 5 35 के 5, हासिल का 3, हासिल का 3 हो जाएगा यहाँ पर। 7 4 11, 11 और 11 6 17, 17 3 20, 20 20 20 20 20 27, 27 27 3 30, 30 और 6 36, ये हो जाएगा 365। तो 7वीं संख्या निकालना है दोस्तों, बस आप क्या कर दीजिए, इनका अंतर निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 5, और 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ से 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। तो 7वीं जो संख्या है वह 125 है। क्या है, 125 है। बात क्लियर है? समझ में आया दोस्तों? चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, लगाइए इस सवाल को। आज की रात मजा हुस्न का। देखिए दोस्तों, इस सवाल में बोला जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका लंब 10 सेंटीमीटर के बराबर है तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई, ये होता है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल दे ही रखा है 42, 1/2, यहाँ पर आधार यानी b का मान निकालना है। ऊंचाई दोस्तों 10 दिया है, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। 42 का गुना 2 में करेंगे तो 42 दूना 84 हो जाएगा। तो 10 b बराबर क्या हो जाएगा, 84। तो b का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 8.4, 8.4, 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलिए अगला प्रश्न है। चलिए, ये सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है सर। आपके स्क्रीन पर जो आया है, चतुर्थानुपाती बताना है। और आपके पेपर में लगभग में दोस्तों हर एक सेट में ये क्वेश्चन आया है, तो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग अभी तक नहीं समझे हैं, सीखे हैं, तो एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, आप लोग सीख लीजिए। 3 5 9 का चतुर्थानुपाती बताना है, क्या होगा। तो करना क्या होता है, लास्ट वाले का दोनों का गुना कर देना है, 5 गुना 9 कर देना है, और पहले वाले से भाग कर देना है दोस्तों। पहला संख्या क्या है, 3 है, 3 से भाग कर देंगे, 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 3 5 15 हो जाएगा इसका चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। ठीक है, करना बस इतना ही है। सिंपल सा प्रश्न है, आसान है, आप लोग बना पाइएगा। इसको बताइए क्या होगा इसका उत्तर। एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक अर्ध गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और ठोस गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो देखिए, ठोस गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलिए यहाँ पर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है,
3πr² होगा। बात क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर πr² से कैंसिल, तो 4 संबंधे यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 संबंधे 3, ठीक है, 4 संबंधे 3, माफ कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जानते हैं सर क्या पूछा है, यहाँ पर बोला है प्रत्येक अर्धगोले, यानी अर्धगोले का जो क्षेत्रफल है वो पहले आना चाहिए। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल पहले आएगा तो 3 संबंधे 4 हो जाएगा, ठीक है, 3 संबंधे 4 होगा, ठीक है, 3 संबंधे 4 होगा दोस्तों। चौथा ऑप्शन यहाँ पर उल्टा दिया गया, प्रत्येक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ठोस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो ये वाला आपको पहले लिखना था और ये इधर जाना है, ठीक है। कर पाएंगे सर आप लोग? चलिए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया जा रहा है। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, मध्यानुपाती निकालना है, आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर इसका मध्यानुपाती आपको बताना है, तो करना क्या है, इसका अंडर रूट में मान निकाल देना है बस। तो 256 गुना 484 करना है, 484, और इसका वर्गमूल निकालना है। तो 256 का वर्गमूल हो जाएगा 16, 484 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 22। तो 16 दूना 32 के 2 हासिल का 3, 16 दूना 32, 32 3 35 हो जाएगा, 352, 352, ठीक है, 352। कोई दिक्कत यहाँ पर दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न, इसको बनाइए, इस सवाल को आप लोग बनाइए और आंसर करिए दोस्तों जल्दी से। देखिए इसमें क्या बोला गया दोस्तों, इस सवाल में बोला गया है सर, इस सवाल में बोला गया है कि माफ कीजिएगा, एक कार चालक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा है और एक बस उससे 35 मीटर आगे चल रही है। 15 सेकंड बाद बस उससे 40 मीटर पीछे है, बस की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर बस और कार दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, बस भी उसी दिशा में, कार भी उसी दिशा में चल रही है। तो करना क्या है आप लोगों को सर, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा सर, यहाँ से सापेक्ष चाल निकालेंगे तो 70 माइनस, जब एक ही दिशा में चलेंगे तो चाल घटता है, हमने मान लेते हैं बस की चाल यस है, तो 70 माइनस यस, ये हो जाएगा इसका सापेक्ष चाल, ठीक, बराबर। तो चाल क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, यहाँ पर 40 मीटर पीछे हो जाता है और 35 मीटर आगे चलता है, टोटल कितना दूरी तय किया है, तो यहाँ पर 75 मीटर का दूरी तय किया है, कितना समय दिया है, 15 सेकेंड का। तो ये हो जाएगा चाल, लेकिन ये चाल इसके बराबर है, लेकिन ये दोस्त क्या है, मीटर प्रति सेकंड में है, इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा। तो यहाँ पर 18/5 से कर देना है गुना, ठीक है। तो 15 5 75, ये 75 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से यस का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 70 माइनस का 18, तो घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, आप घटाइएगा तो यहाँ पर 52 बचेगा, 52, ठीक है। तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगा किसका, बस का, दूसरा ऑप्शन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे इसको बनाइए, इसको बनाइए मेरे भाई। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 और 12 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। कार्य को पूर्ण होने तक वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। पहले दिन ए शुरू करके कार्य को पूर्ण करने में ए और बी को कितना समय लगेगा। चलिए, तो ए और बी दो लोग हैं, यहाँ पर ए है और बी है।
ये दोनों लोग कार्य को कर रहे हैं। ए करता है दोस्तों 18 दिन में अकेले, और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो कुल कार्य क्या हो जाएगा इन दोनों का लघुत्तम, तो लघुत्तम क्या हो जाएगा 36, 18 दूना 36 हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा। शुरुआत करता है ए, पहले दिन ए करता है, एक दिन 2 काम किया, अगले दिन बी आया 3 काम किया, यानी 2 दिन हुआ। 2 दिन में कितने काम हो गए यहाँ पर 5 काम। हमें काम कितने करने हैं 36, तो 5 साते 35, यहाँ पे 7 से गुना कर देंगे तो 7 दूनी हो जाएगा, यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यहाँ पर 35 काम हो गया। अब अगला जो है, अगला दिन दोस्तों क्या होगा, अगले दिन ए आएगा और एक काम करना है, लेकिन इसकी क्षमता क्या है 2 है, तो 2 काम कर सकता है, लेकिन करेगा कितना, एक ही काम करेगा, यानी 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप 1/2 कर देंगे तो 14.5 दिन आएगा दोस्तों, 14.5 दिन। ठीक है भाई, यहाँ पर ए की क्षमता क्या है एक दिन में करने का 2, लेकिन हमें काम कराना है एक ही, 2 से 2 का एक हिस्सा काम करेगा, 2 का एक ही हिस्सा न काम करेगा वहाँ पर, तो 1/2 कर देंगे प्लस, तो यहाँ पर भी 1/2 प्लस करना पड़ेगा, तो 14.5 दिन आएगा। क्लियर है? चलिए इसको बनाइए। इस सवाल का आंसर क्या होगा बताइए। दो दलों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में दल ए ने दल बी से कुल मतों के 16% अधिक मत प्राप्त किया। यदि दल बी को 25,200 मत प्राप्त हुए तो कोई भी अवैध मत नहीं है, तो बी दल कितने मतों से चुनाव हार गया। अच्छा, वही बात यहाँ पर भी है, जो अभी चुनाव वाले प्रश्न हमने आपको कराया है दोस्तों, वही सेम टू सेम प्रश्न है, बस अंक बदल दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर हमें बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि इसका उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पर क्या करना है दोस्त, यहाँ पर करना क्या है, तो वही बात यहाँ पर भी है। हम मानते हैं टोटल वोट क्या है सर 100 हैं, इसमें से 16% मत अधिक प्राप्त किया है ए ने दल बी से। ठीक है, 16% अधिक मत प्राप्त किया है, तो 16% यहाँ पर घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटाते ही तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 84%। 84% हो गया। इसको 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 42 हो जाएगा यहाँ पर, और 42 ये भी होगा, 42 ये भी होगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि दल ए ने दल बी से कुल मतों का 16% अधिक मत प्राप्त किया है, ए ज़्यादा प्राप्त किया है, तो अगर यह बी का मत है तो ए ने 16% ज़्यादा, तो 16 और इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 2 6, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 16 इसमें और ऐड करेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा यहाँ से, और 5 और 1 क्या हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, यानी 58 हो जाएगा, और 58 42 जोड़ने पर 100 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए का हिस्सा, ए ने इतना मत प्राप्त किया है। बी को कितने वोट मिले हैं 25,200, तो यहाँ पर बी को कितने मिले हैं 42%। 42 का मान कितना दिया है, तो 25,200 दिया गया है, 25,200, यह 42% का मान है। तो बी ने कितने मतों से चुनाव हारा है सर, 16% से हारा है, तो 16% का मान आपको निकालना है, तो 25,200 बटे में 42 गुणे 16 कर देना है, बस जो कटने वाला है काट देंगे आप। तो 7 से काटेंगे, 7 छक 42 हो जाएगा, 7 से इसको काटेंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 4 7 छक 42। ठीक है, 6 से काटेंगे, 6 छवा में 36 हो जाएगा, 36 छक्का 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 हो जाएगा, और 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो 96,100 मतों से बी ने चुनाव हारा है। तो यहाँ पर 96,100 इसका राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न, और इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों क्या होगा। तो देखिए अगर इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं तो आपको करना क्या है, बस आप लोग एक बार समझिए दोस्तों, इसके बाद आप लोग अपने मन से बना पाएंगे, आसानी से बना पाएंगे, कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर जो लिखा है बस वही आप लिख दीजिए। यहाँ पर 4 5 2 3 5 जो लिखा है लिख दिया आपने। बस जिस इसको बार बोलते हैं दोस्तों, बार। जिस पे बार नहीं लगा उसको घटा दीजिए। बार किस पे नहीं लगा है, तो यहाँ पर बार नहीं लगा किस पर सर, 45 पर, तो 45 इसमें से घटा देंगे। बट नीचे क्या करना है आपको, नीचे क्या करना है दोस्तों, नीचे क्या करना है, जितने अंकों पर बार लगा होता है उतना 9 लिखेंगे। तो 3 अंकों पर बार लगा है, 3 की 9 लिख देंगे। जितने अंकों पर बार नहीं है उतना 0 लिख देंगे। 2 अंकों पे बार नहीं है, 2 यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। बात क्लियर है। अब यहाँ पर घटा कर चेक करिए क्या होगा, तो 0 और 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ से 1 5 4 बटे 9 9 9 और 2 0। ठीक है, तो यहाँ से 1 0 कट जाएगा, तो 45 19 क्या होगा, 45 19 990। 45 19 990 दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन। बात क्लियर है। 45 19 बटे 990 हमने बोला सर, 9990 होगा, माफ़ कीजिएगा, 9990। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ऐसे प्रश्न बना पाइएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न हम ले रहे हैं दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं हर सेट में आपको एक प्रश्न देता हूं, तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ये आज का सवाल आप लोगों के लिए है, और सवाल का लेवल कैसा था, जो सवाल का मैं सलूशन दिया हूं आपको, ट्रिक मैं बताया हूं, वो कैसा था दोस्तों, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी डाउट है, जो भी दिक्कत है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी के कमेंट पढ़कर उसका जवाब मैं दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, बंद करते हैं। कल फिर मिलते हैं अगले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।